नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। अजीत डोभाल, राजनाथ ने सुरक्षा तैयारियों पर खींचा खाका। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रतिबंध झेल रहे रूस ने मांगी भारत से मदद, निवेश में बढ़ोतरी की अपील। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कुपवाड़ा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर, हथियार और गोला बारूद हुआ बरामद। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। चौथी खबर में बताएंगे कि अमरनाथ यात्रा से पहले घाटी का माहौल बिगाड़ने की है पाकिस्तान की साजिश। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी की प्रचंड जीत ने खोले 2024 के द्वार, गुजरात में दिखेगा इसका असर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस दौरान यूक्रेन में जारी संघर्ष को देखते हुए भारत की सुरक्षा तैयारियों और मौजूदा वैश्विक परिदृश्य की समीक्षा की गई है। जब से रूस ने यूक्रेन पर अपना सैन्य हमला शुरू किया है, तब से प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं कई बार, और भारत ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा नाम से विशाल अभियान शुरू किया है और इन बैठकों में इस ऑपरेशन को लेकर विस्तार से बातचीत हुई है। वहीं रविवार की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हिस्सा लिया है। मोदी ने दो युद्धरत राष्ट्रों के नेताओं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके यूक्रेनी समकक्ष व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ भी बातचीत की है और मोदी ने दोनों नेताओं से रक्तपात और विनाश को समाप्त करने के लिए वार्ता और कूटनीति की वापसी की अपील की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रतिबंध झेल रहे रूस ने भारत से मांगी मदद, निवेश में बढ़ोतरी की अपील। जी हां दोस्तों, यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस ने भारत से मदद की अपील की है। वहीं न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि रूस ने भारत से अपील की है कि वो प्रतिबंध से प्रभावित मॉस्को के तेल और गैस क्षेत्र में अपने निवेश को बढ़ाए। रूस एशिया के तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश भारत में रूसी कंपनियों के बिक्री नेटवर्क का विस्तार करने का इच्छुक है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से रूस की इकोनॉमी सबसे गहरे संकट का सामना कर रही है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर आक्रमण करने की वजह से मॉस्को पर गंभीर प्रतिबंध लगाए हैं। कुछ पश्चिम देशों ने भारत से यूक्रेन में रूसी कार्रवाइयों की निंदा करने को कहा है, लेकिन भारत अब तक रूस के खिलाफ बोलने से बचता रहा है। दोस्तों, रूस के उप प्रधानमंत्री ऑल्केजेंडर नोवाक ने कहा कि भारत में रूस के तेल और पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात $1 बिलियन के करीब पहुंच गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कुपवाड़ा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर और हथियार और गोला बारूद भी किया बरामद। जहां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए एक आतंकी को मार गिराया है। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। समाचार एजेंसी के अनुसार कुपवाड़ा में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। आतंकियों ने खुद को घिरा देखकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी है। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्द को मार गिराया है और इस दौरान सुरक्षा बलों ने कुछ हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया है। इससे पहले कश्मीर घाटी में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को रात भर चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के सरगना व पाकिस्तानी आतंकी समेत 4 दहशतगर्दों का सफाया कर दिया। एक आतंकी को पकड़ने में कामयाबी मिली है और मारे गए आतंकियों से हथियार व असलाहा मिला है। आतंकियों की फायरिंग में पुलवामा में एक नागरिक भी घायल हुआ है और आईजी कश्मीर के अनुसार पुलवामा, कुपवाड़ा व गांदरबल में हुई मुठभेड़ में आतंक के मोर्चे पर यह बड़ी सफलता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से पहले घाटी का माहौल बिगाड़ने की है पाकिस्तान की साजिश। जी हां दोस्तों, अनुच्छेद 370 हटने के करीब 3.25 साल में कश्मीर में बड़ी वारदात करने में नाकाम पाकिस्तान एक बार फिर अमरनाथ यात्रा से पहले घाटी के माहौल को बिगाड़ने की साजिशों में जुटा हुआ है। घाटी में फिर टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं। निशाने पर पंचायत प्रतिनिधि
पुलिस व सेना के जवान हैं। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिली है कि अमरनाथ यात्रा से पहले और गर्मी के मौसम में शुरू होने वाले पर्यटन सीजन में अधिक से अधिक वारदातों को अंजाम देने की ISI की ओर से घाटी में सक्रिय पाकिस्तानी दहशतगर्दों और विभिन्न आतंकी तंजीमों को हिदायत दी गई है। 370 हटने के बाद 2.5 साल से अधिक समय में घाटी में आतंकवाद की कमर लगभग टूट चुकी है। आतंक की राह पर जाने वाले युवाओं की संख्या कम हुई है। पत्थरबाजों का साथ नहीं मिल रहा है। सुरक्षा बलों की ओर से लगातार शिकंजा कसते हुए आतंकी तंजीमों के कमांडरों का एक एक कर सफाया कर दिया गया है और इससे आतंकियों को कोई बड़ा मौका हाथ नहीं लग पाया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी की प्रचंड जीत ने खोले 2024 के द्वार, गुजरात में दिखेगा इसका असर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों राजनीति के क्षेत्र में मोदी इकलौते ऐसे शख्स साबित हो चुके हैं जो हारी बाजी को जीत में पलटने का मादा रखते हैं और इसकी बड़ी वजह है मोदी जनता दरबार नहीं लगाते, जनता तक खुद जाते हैं। मोदी डायरेक्ट बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं और आम जनमानस में फ़ोटो खींचते हैं और सेल्फी देते हैं, मन की बात करते हैं, दिल की बात सुनते हैं और उनकी हर पब्लिक मीटिंग में श्रोता उमड़ते हैं और प्रभावित होते हैं। यही अदा उन्हें औरों से अलग करती है और ऐसे में यूपी चुनाव में भी ये सब दिखा और तमाम आरोपों प्रत्यारोपों व मिथकों को तोड़ते हुए योगी की अगर दोबारा ताजपोशी हो रही है तो इसका बड़ा श्रेय मोदी जी को दिया जाता है। और ये अलग बात है कि यूपी की प्रचंड जीत ने 2017 की तर्ज पर 2024 की भी राह आसान कर दी है। फिलहाल 2014 में मिली अपार सफलता के बाद बीजेपी राज्य दर राज्य अपने खाते में जोड़ रही है और इसके पीछे मोदी करिश्मा बड़ा फैक्टर बन गया है। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों ने दिखा दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा बरकरार है और हर चुनाव की तरह इस बार भी मोदी बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक नंबर 1 बने रहे। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो प्रधानमंत्री हैं बल्कि इसलिए भी क्योंकि मोदी जब प्रचार करते हैं तो एक रिश्ता वो वोटरों के साथ जोड़ते हैं जिसकी डिलीवरी वोटर सीधे मतदान में बीजेपी के लिए करके देता है। 2017 में पीएम मोदी ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 24 रैलियां की थी। 403 में से 118 विधानसभा सीटों को सीधे उन्होंने कवर किया और नतीजे बताते हैं कि पीएम मोदी के प्रचार वाले इन सीटों में से 102 विधानसभा सीटों में भाजपा ने जीत हासिल की। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी की दूसरी पारी में नए चेहरों पर दाव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी। किन किन नामों की हो रही है चर्चा, आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज कर बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। अब योगी आदित्यनाथ जल्द ही अपनी दूसरी पारी शुरू करने वाले हैं। योगी कैबिनेट में कौन से विधायक होंगे जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा, या आपको बता दें कि योगी के डिप्टी का पद किसे मिलेगा और उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लेकर किन नामों की चर्चा हो रही है। कप्तान तय है और अब चर्चा टीम योगी पर शिफ्ट हो गई है। क्या योगी कैबिनेट नए रंग रूप में नजर आएगी या पुराने चेहरे पर फिर दांव खेला जाएगा। बीजेपी के गलियारों से जो खबर छन छन कर सामने आ रही है उसमें कैबिनेट की तस्वीरों में नए कलेवर और पुराने तेवर दोनों नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात डिप्टी सीएम पद पर, क्योंकि चुनाव में बीजेपी जीत के साथ साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की हार पर भी चर्चा जमकर हुई, लेकिन चुनावी हार के बाद भी बीजेपी में मौर्य की सियासी ताकत कम नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक 2024 में जातीय समीकरण को साधने के लिए बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को फिर से डिप्टी सीएम बना सकती है। वहीं दोस्तों यूपी में फिर से सत्ता रिटेन का क्रेडिट प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी जाता है और अब पार्टी डिप्टी सीएम के पद के जरिए उनकी मेहनत का रिवॉर्ड भी दे सकती है। वहीं आपको बता दें कि महिला वोटर इस बार बीजेपी पर खासी मेहरबान रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में इस बात का खास जिक्र किया और अब डिप्टी सीएम पद के जरिए भी बड़े पद पर महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है और इस दौड़ में बेबी रानी मौर्य फिट बैठती हैं, क्योंकि उनकी ताजपोशी से बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साध सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नकल पर नकेल कसने की तैयारी में योगी सरकार। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा के लिए कर दिए इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी हो चुका है और परीक्षाएं 24 मार्च 2022 से शुरू होने जा रही हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा 24 मार्च से 12 अप्रैल 2022 तक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 24 मार्च से 20 अप्रैल 2022 तक चलेगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डेट शीट जारी की है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी होने के बाद जिला माध्यमिक विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। यूपी बोर्ड ने परीक्षा से जुड़े जरूरी इंतजाम कर लिए हैं, जिनमें नकल रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा
भी शामिल है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में योगी, पीएम मोदी, शाह और राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात, मिनट टू मिनट कार्यक्रम हुआ जारी। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में दिल्ली पहुंच जाएंगे और वो सबसे पहले दोपहर 1 बजे संगठन महासचिव BL संतोष से मुलाकात करेंगे और इसके बाद शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम तय हुआ है। शाम 6 बजे भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और रात 8 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का कार्यक्रम है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन में लॉकडाउन से भी काबू में नहीं आ रहा है कोरोना, टूटे सभी रिकॉर्ड। हांगकांग में 27,000 केस दर्ज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की ओमिक्रॉन लहर कई देशों में थम चुकी है। वैक्सीनेशन और सावधानियों के चलते अब भारत और कई अन्य देश सामान्य दिनों की ओर लौट रहे हैं और ऐसे वक्त पर कोरोना वायरस चीन में अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है, जहां से 2019 में उसकी शुरुआत हुई थी। चीन में कोविड-19 के दैनिक मामले शनिवार को 2 साल में सबसे अधिक दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि करीब 2000 नए मामले आए हैं, जिनमें बीजिंग के 20 संक्रमित शामिल हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उमेश यादव के करहल में चलेगा बुलडोजर, प्रशासन ने कर ली है बड़ी कार्रवाई की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव खत्म होते ही प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है और शनिवार को SDM RN वर्मा ने दल बल के साथ नगर में पैदल भ्रमण कर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। SDM ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। SDM RN वर्मा शनिवार को पुलिस बल के साथ कस्बे में पहुंचे और यहां उन्होंने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी कि किसी प्रकार से अतिक्रमण ना किया जाए, अतिक्रमण करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के चलते नगर में आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, दुर्घटना की संभावना बढ़ रही है, होली का त्यौहार नज़दीक है। उन्होंने अतिक्रमण करने वाले लोगों को 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटा लेने की चेतावनी दी और साथ ही कहा कि यदि नहीं माने तो महाबली के साथ पुलिस अतिक्रमण हटवाने का कार्य करेंगे और तब जुर्माना भी वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि हथठेले वाले भी अतिक्रमण न बढ़ाएं और सड़क पर हथठेले नहीं लगाए जाएंगे। जहां सड़क किनारे जगह खाली रहे वहीं हथठेले लगाए जाएं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में किया रोड शो, जगह जगह हुआ स्वागत और उमड़ गई भीड़। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में शनिवार को रोड शो किया। रोड शो के दौरान मोदी का जगह जगह स्वागत किया गया। मोदी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी और रोड शो से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र काफी विशाल है। पुलिस, सेना, न्याय, जेल आदि क्षेत्रों को आधुनिक तकनीक से सुसज्ज कर इनको अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। फिल्म व अखबारों ने समाज में पुलिस का भद्दा चेहरा पेश किया है, लेकिन महामारी में पुलिस का मानवीय चेहरा जनमानस में उभरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विजन के कारण पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। दुनिया के नेता उनकी राय जानने को आतुर रहते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कल कांग्रेस की बैठक में दे सकते हैं इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से आ रही है ये बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार को लेकर कांग्रेस में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। सूत्रों के अनुसार कल होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस्तीफा दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में आए विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर चिंतित है। आपको बता दें दोस्तों कि चुनाव के नतीजों पर मंथन करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की शाम 4 बजे से बैठक होगी। 10 मार्च को जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे उस दिन पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता में कहा था कि 5 राज्यों के नतीजे कांग्रेस पार्टी की उम्मीदों के विपरीत आए हैं। हम मानते हैं कि हम लोगों का आशीर्वाद पाने में नाकाम रहे। सोनिया गांधी ने परिणामों का आत्मनिरीक्षण करने के लिए जल्द ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाने का फैसला किया है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, इन 5 राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। 403 विधानसभा वाले राज्य में कांग्रेस को महज 2 सीटें हासिल हुई हैं। 70 सीटों वाले उत्तराखंड में 19 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। वहीं 40 विधानसभा सीटों वाले तटीय राज्यों में गोवा में 11 सीटें जीती हैं और मणिपुर में उसे 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। बता दें कि बीते शुक्रवार की शाम को मनीष तिवारी और कपिल सिब्बल दिल्ली में गुलाम नबी आजाद के आवास पर पहुंचे थे और इसकी भी तस्वीरें सामने आई थी। कांग्रेस लगातार अपना जनाधार खोते जा रही है। अन्य विपक्षी दल भी कांग्रेस पर ताना
कसने लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस को लेकर कहा है कि वो अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है और हम उस पर निर्भर नहीं हो सकते। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी की नई सरकार में हो सकते हैं 4 डिप्टी सीएम और दिनेश शर्मा को मिल सकती है ये नई जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, 403 विधानसभा में से 273 सीटों पर कब्जा जमाने वाली भाजपा एक बार फिर यूपी में सरकार बनाने जा रही है और 37 साल बाद इतिहास रचने वाली भाजपा अब योगी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में जुट गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 20 मार्च के बाद नई सरकार का गठन किया जा सकता है। होली के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सियासी गलियारों में भी चर्चा है कि इस बार नई सरकार में 2 और डिप्टी सीएम बढ़ाए जा सकते हैं, यानी कि 2 से बढ़कर 4 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। 4 डिप्टी सीएम में 3 नए चेहरे को शामिल करने की बात कही जा रही है। सियासी गलियारे में अभी तक बेबी रानी मौर्य, ब्रजेश पाठक और स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चाएं तेज हो रही है। इसके अलावा योगी मंत्रिमंडल में भी कई नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस की घेराबंदी के लिए यूएस ने भेजे 12,000 फौजी, बाइडेन बोले नहीं जीत पाएंगे पुतिन। जी हां दोस्तों, बीते 17 दिनों से रूस और यूक्रेन जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की शांति के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अमेरिका समेत पश्चिमी देश भी इस जंग में कूद गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पुतिन जीत नहीं पाएंगे। साथ ही उन्होंने रूस की घेराबंदी के लिए 12,000 फौजियों को भेजा है और अब ये जंग काफ़ी खतरनाक मोड़ पर आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम नाटो के हर क्षेत्र के हर इंच की रक्षा करेंगे। साथ ही उन्होंने यूक्रेन में तीसरे युद्ध नहीं लड़ने पर भी जोर दिया है। बताया कि बाइडेन ने रूस के बॉर्डर से सटे लात्विया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और रोमानिया में सेना भेज दी है। बाइडेन ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उस युद्ध में नहीं जीत पाएंगे जो उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ छेड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन के लोगों ने रूसी सैन्य हमले का सामना करने के लिए बहादुरी और साहस का प्रदर्शन किया है। ऐसे में अमेरिका उसके बचाव में पीछे नहीं हटेगा और हम यूक्रेन को समर्थन देते रहेंगे। और दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन संकट के बीच नाटो का बड़ा ऐलान, रूस की सीमा के पास देगा सैनिकों को प्रशिक्षण और 27 देश लेंगे इसमें भाग। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच नाटो ने बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। दरअसल नाटो के सैनिकों और उसके सहयोगी सोमवार को नॉर्वे में एक प्रशिक्षण अभ्यास शुरू करेंगे और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य नाटो देशों को खुद का बचाव करना है। और आपको बता दें कि यह अभ्यास रूस की सीमाओं से कुछ दूर नॉर्वे के पास आयोजित किया जाएगा और इस प्रशिक्षण में 27 देशों के करीब 30,000 सैनिक, 200 विमान और 50 जहाज इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे, जो इस साल नाटो सैनिकों की सबसे बड़ी संख्या है। बता दें कि शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि वो तीसरे विश्व युद्ध के अंत तक नाटो की रक्षा करेंगे, लेकिन वह यूक्रेन में रूस से लड़कर एक व्यापक संघर्ष को बढ़ाने का जोखिम नहीं उठाएंगे और नो फ्लाई जोन स्थापित करने से भी इनकार करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को किया ढेर, एक आतंकी को जिंदा भी पकड़ा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है और जानकारी के अनुसार पुलवामा में 2 जबकि हंदवाड़ा और गांदरबल में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। पुलवामा में मारे गए आतंकियों का कनेक्शन जैश से था, जबकि अन्य लश्कर के आतंकी बताए जा रहे हैं। 3 अलग अलग मुठभेड़ में ये 4 आतंकी मारे गए हैं। पुलवामा जिले में शुक्रवार की शाम सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के चेवकला में आतंकवादियों की उपस्थिति के संबंध में मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने गोलियां चलाई और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के साथ ही मुठभेड़ शुरू हो गई। वहीं आपको बता दें कि आईजीपी कश्मीर ने जानकारी दी है कि हमने बीती रात 4-5 स्थानों पर संयुक्त अभियान शुरू किया था। पुलवामा में अब तक 2 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें से एक पाकिस्तानी है। ये दोनों जैश के आतंकी हैं और वहीं गांदरबल और हंदवाड़ा में एक और आतंकी मारा गया है। एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया है।
गौरतलब है कि गुरुवार को नायरा बटपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 2 आतंकी मारे गए थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एलएसी पर गतिरोध के बीच 13 घंटे चली भारत और चीन की सैन्य वार्ता। किन किन मुद्दों पर रहा जोर, ये आपको बता दें दोस्तों कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के चुशुल में कोर कमांडर स्तर की 15वीं वार्ता लगभग 13 घंटे तक चली। शुक्रवार रात 11 बजे दोनों देशों के सैन्य कोर कमांडर की वार्ता समाप्त हुई। भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि भारतीय पक्ष ने अप्रैल से मई 2020 में शुरू हुए सैन्य गतिरोध को दूर करने के लिए क्षेत्र में शेष घर्षण बिंदुओं के समाधान पर जोर दिया है। नवीनतम दौर की वार्ता पूर्वी लद्दाख के चुशुल में हुई है। सूत्रों के अनुसार सैन्य कोर कमांडर स्तर की वार्ता पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में चुशुल, मोल्दो और बॉर्डर पॉइंट पर सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी और ये पता चला है कि भारतीय पक्ष ने देप्सांग बल्च और डैमचौक में मुद्दों को हल करने समेत टकराव वाले शेष स्थानों पर जल्द से जल्द सेना को हटाने पर जोर दिया है।